Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Bhava here, your course facilitator for the FAR1 paper from Tabani's School of Accountancy. Welcome to the part 2 of the Rahat Limited question, and today we are going to discuss the diluted EPS for 2011. हम 2011 का DPS आज डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2010 का EPS आपने अपने एंड पे सॉल्व कर लिया होगा। 2011 का भी आपने अटेम्प्ट किया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी। आज की तारीख में हम उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि 2011 का DEPS मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और 2010 का DEPS आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है कि 2010 का DEPS आपकी नज़र में क्या होगा और क्या होना चाहिए। सर वर्किंग आगे बढ़ाते हैं और हम अब मूव कर रहे हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की तरफ। हमारे पास हेडिंग आएगी DEPS डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आपको पता है कि DPS की वर्किंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से बेसिक EPS की वर्किंग ख़त्म हो चुकी होती है। तो हमने सर यहाँ पे क्या करना है 2011 और 2010, ठीक है। और यहाँ पे हमने हेडिंग डाल देनी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिक EPS का अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 147,150 और हमारे पास 2010 में आ रहा है 1,07,000। अच्छा 2010 की वर्किंग होगी यहाँ से स्टार्ट, लेकिन आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ 2011 का बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, हम सोचने का तरीका हमारा ये है कि DPS में हम ये अजम्पशन लेते हैं कि भाई जितने भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो कि अभी तक ऑर्डिनरी शेयर नहीं है लेकिन वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, अगर वो आज की तारीख में सारे के सारे कन्वर्ट हो गए तो हमारा EPS क्या होगा। तो EPS की एक बहुत ही वर्स्ट शक्ल या बहुत ही डार्कर साइड हमें DPS के अंदर नजर आती है और हम सारा काम करते हैं व्हाट इफ अजम्पशन की बेस के ऊपर। एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हुए होते लेकिन हम ये अजम्पशन लेते हैं कि अगर हो गए तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के भी लिंक्स इसके साथ मिलते हैं और हमें डार्कर साइड शेयर होल्डर को शो करनी होती है कि भाई अगर हो गए व्हाट इफ it will all convert into the ordinary share, so what is going to our EPS would look like। तो हम क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले जब हम ये अजम्पशन लेंगे कि सारे कन्वर्ट हो गए तो हमारी ये अजम्पशन अर्निंग्स के ऊपर भी आएंगी कि अगर कन्वर्ट हो गए तो जो अर्निंग्स हमारी जा रही थी वो भी बच जाएंगी, जिसको हम नोशनल अर्निंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो नोशनल अर्निंग्स हैं जो कि अदरवाइज जा रही थी वो अब नहीं जाएंगी। तो वो अर्निंग्स हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड की सूरत में थी जो कि 2850 2850 हमने कैलकुलेट करा था। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा सकूं, ये 2850 हमने हमारा जा रहा था, अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाईजान कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सर हमने क्या करना है, हमने 2850 को हमने ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा वो दोबारा से 1,50,000 पे चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। DPS के अंदर रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास 1.5 लाख बन जाएगा। अब हमने क्या करना है सर, हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को लेकर चलना है। अच्छा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को हम किस तरीके से लेकर चलेंगे, हमारे पास जो थोड़ी सी मैं इसकी भी वर्किंग शो कर देता हूँ, वर्किंग नंबर 2 लेकर, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से WAOS वर्किंग नंबर 2। सर हम कहाँ से नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर्स हमारे क्या होंगे, वहाँ से जहाँ पे हमने बेसिक EPS की शेयर्स को छोड़ा था और वो हमारे पास है 5638.28 5638। ये वो नंबर ऑफ शेयर्स थे, मेरा ख्याल है यही था, अगर मैं गलत नहीं हूँ दोबारा से जी 5638.28। ये वो नंबर ऑफ शेयर्स थे जो हमारे बेसिक EPS की कैलकुलेशन में हमने इस्तेमाल किए थे। अब इसके अंदर सर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 5638.28 के अंदर मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, जो प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स जो कि जुलाई में कन्वर्ट हुए, लेकिन हम खड़े हुए कहाँ पे 1 अप्रैल 2011 में, और हम ये अजम्पशन कर रहे हैं भाई आज की तारीख में तमाम के तमाम शेयर्स कन्वर्ट हो गए 1 अप्रैल। हालांकि एक्चुअल में कन्वर्जन हुई है जुलाई में, लेकिन हम खड़े हुए 1 अप्रैल 2011 में। तो हम क्या अजम्पशन लेंगे कि अगर कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, तो 10,000 शेयर्स कन्वर्टेबल। हमने इसका क्या करना है, हमने इसका इम्पैक्ट लेना है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम इसमें से इसको इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले ये करेंगे 10,000
मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7, आपके पास आंसर आ जाएगा कोई गालिबन 70,000, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ बल्कि सबसे पहले 1000 से, ताकि मेरे पास आंसर आ जाए। अच्छा, ये मेरे पास जो आंसर आएगा ना सर, ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 1000, ये 70 का मेरे पास एक आंसर आ गया। अच्छा, ये 70 पूरे साल में स्प्रेड हुए होंगे, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 12 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, डिवाइड कर दूंगा 12 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा जिसको मैं कहूँगा 17.5, 17.5। मैंने 17.5 का इम्पैक्ट कब तक लिया, जुलाई तक लिया, क्योंकि जुलाई के बाद तो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गए। हमें तो कन्वर्टेबल जो कि अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए उसका इम्पैक्ट लेना है, तो जुलाई के बाद तो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गए, तो वो तो बेसिक ईपीएस का ही पार्ट हमने बना दिया। लेकिन जब तक नहीं हुए, जब तक हम इसको डीपीएस का पार्ट बनाएंगे। ये पॉइंट इस सवाल के अंदर एक कैच था, जिसके एक ट्रैप था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो फंसने की गुंजाइश है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए कि जब तक जो चीज़ साल के दौरान में या साल के आखिरी तक कन्वर्टेबल है, हम उसका इम्पैक्ट लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ साल के दौरान कन्वर्ट हो चुकी है, तो जितना कन्वर्ट होने से पहले का जो टाइम है, हम उसका इम्पैक्ट डीपीएस में तो लाजमी लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो उसका इम्पैक्ट बेसिक ईपीएस में भी नहीं आया। तो हमने क्या करना है सर, क्योंकि वो तो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहे, तो जब कन्वर्ट हो गए तो उसका इम्पैक्ट बेसिक ईपीएस में हमने ले लिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 करके। लेकिन कन्वर्ट होने से पहले पहले तक तो वो कन्वर्टेबल है, लेकिन हमारी अजम्पशन है कि अगर वो कन्वर्ट हो गए तो हमने उसका 3 महीने का इम्पैक्ट ले लिया, पूरे साल का इसका इम्पैक्ट उठाया और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो ये 17.5 वुड बी द आंसर, जो कि कन्वर्टेबल का अजम्पशन की बेस के ऊपर हम डीपीएस के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स को ऐड करेंगे। अच्छा, इसके बाद भाई जो कन्वर्ट हो गए उसके बाद भी तो कुछ रह गए, या 20,000 नहीं 2 लाख शेयर्स थे आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें से आपने 10,000 कन्वर्ट एक्चुअल में कर दिए, तो बाकी तो कन्वर्टेबल रहे। तो हमने तो उसकी भी अजम्पशन लेनी कि अगर वो भी कन्वर्ट हो जाते तो क्या होता, हो गए तो क्या होता। तो सर मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो आंसर आएगा, बल्कि इसकी वर्किंग भी मैं ऊपर ही शो कर देता हूँ, ये तो हो गई इसकी वर्किंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब वर्किंग शो करेंगे कि सर 2 लाख शेयर्स, अब उस 2 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स जो है भाईजान वो तो कन्वर्ट हो गए एक्चुअल में, उसका इम्पैक्ट आ गया बेसिक ईपीएस में। तो सर बाकी के जो 1,90,000 शेयर्स रहे आपके पास, 2 लाख में से 1,90,000 शेयर्स, जी 1,90,000 शेयर्स आपके पास रहे, वो तो कन्वर्ट नहीं हुए, वो अभी भी कन्वर्टेबल ही है। तो इस 190,000 शेयर्स की मैं सबसे बड़ी असम्पशन क्या लूँगा कि सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, क्योंकि मेरी असम्पशन ये कि ये भी कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए। तो सर मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1330। तो ये वो अमाउंट है सर जो कि मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। और अब जब मैं इसका टोटल करूँगा, विच इज़ 5638.28 प्लस 17.5 प्लस 1330, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कोई गालिबन 698.5.78। तो सर ये वर्किंग 2 से मैं उठाऊंगा 698.5.78, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा अपने 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6,985.78, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कोई गालिबन 21.47। अच्छा, ऊपर मैं यहाँ पे भी लिख चुका हूँ कि ये मेरे पास रुपीस पर शेयर है और ये 000 में ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा क्या होगा सर, ये मेरा होगा DEPS, दैट इज़ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। एहतियातन मैं रुपीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो सर ये इस तरीके से डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंप्यूट होगा। अगर नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग को दोबारा से प्रीवियस में जाके चेक करें कि क्या रहा। हमने करना कुछ नहीं है सर, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ग्रिड बना के भी दिखा देता हूँ। सिंपल रूल है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर एग्जांपल फर्स्ट, जैसा कि इस केस के अंदर था, अप्रैल 2010 से लेकर मार्च 2011, ये आपका ईयर एंड है। इस दौरान अगर ऑर्गेनाइजेशन ने
इस पूरे दौरान कन्वर्टेबल्स इशू किए, ठीक है, कन्वर्टेबल्स क्या किए, इशू किए। तो कन्वर्टेबल्स अगर पूरा साल रहे तो वो ऑर्डिनरी शेयर के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हुए, तो बेसिक ईपीएस में उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। कि वो पूरा साल रहे उसका इंपैक्ट आएगा ही डीपीएस में, क्योंकि हम ईपीएस के अंदर ये असम्पशन लेंगे कि अगर ये कन्वर्टेबल ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो इसका इंपैक्ट बेसिक ईपीएस में तो नहीं आएगा। लेकिन अगर साल के दौरान अगर ये कन्वर्टेबल कन्वर्ट हो गए, जब कन्वर्ट हो गए तो मान लीजिए कि ये कन्वर्ट हो गए, जैसे हमारे केस के अंदर कन्वर्ट हुआ 1 जुलाई 2010 में, तो कन्वर्ट जब हो गए तो इसके बाद का इंपैक्ट तो आ गया किस में, ऑर्डिनरी शेयर में। ऑर्डिनरी शेयर में आ गया तो बेसिक ईपीएस में इंपैक्ट ले लिया, ठीक है। लेकिन उसके पहले का जो इंपैक्ट यानी कि प्री कन्वर्जन, उसका इंपैक्ट हम किस में लेंगे, डीपीएस में लेंगे, उसका इंपैक्ट ईपीएस में नहीं आएगा। तो जब बीच में कन्वर्जन होगी तो हमने क्या करना है, हमने बाद का इंपैक्ट हमने ईपीएस में लेना है और पहले का इंपैक्ट डीपीएस में लेना है। और हमने क्या करना है, हमने इसको भी टाइम अपोर्शन करा और इसको भी टाइम अपोर्शन करा, यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा 5070 को टाइम अपोर्शन किया और इसको भी टाइम, तो दोनों टाइम अपोर्शन हुए। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि इस तरीके से इसकी वर्किंग हमारे पास होगी। अगेन डायल्यूटेड ईपीएस का 2010 का आपने मुझे कमेंट बॉक्स, फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताना है कि सर डायल्यूटेड ईपीएस का आपका आंसर क्या आया। अच्छा, एक मजे की बात, जैसे ही आप बेसिक ईपीएस का 2010 का मुझे आंसर देंगे और जैसे ही आप डायल्यूटेड ईपीएस का आंसर देंगे तो वही आपका रीस्टेटेड होगा, क्योंकि हमें रीस्टेटेड एक्चुअली जब मांगा गया है तो कंपैरेटिव फिगर्स मांगी गई है। तो जब हम कंपैरेटिव फिगर्स लेकर आएंगे 2010 की और जो हमें कंपैरेटिव फिगर्स लेकर आनी है तो हम उसको रीस्टेटेड फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि हम 2010 के अंदर बैफ को, राइट इशू के बैफ को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तभी वो आपस में कंपैरेबल रहेगा। तो जब 2010 का ईपीएस आपसे मांगेगा तो याद रखिएगा कि डब्ल्यूओएस आपका बैफ से इंपैक्ट होगा, डीपीएस का भी और ईपीएस का भी। 2010 का ईपीएस और 2010 का डीपीएस आपके ऊपर दी हुए कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर लाजिम बताइएगा कि ये आपने क्या कैलकुलेट किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।